मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 10 में से 9 पेपर में ये जरूर पूछेंगे। और 3 मेथड्स है और तीसरे में 2 है। तीनों एक साथ पूछा तो 8 मार्क का आएगा, वरना शॉर्ट नोट या तो 1 या तो 2 4 मार्क का आ सकता है। और इसका इंपॉर्टेंस कितना है तुम्हारे सामने देखो, कितने बार पूछा है। कम से कम पिछले इतने सारे रन में 25-30 बार पूछा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, जिसको हम रेशियो और प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। बट कितना बढ़ता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अलग अलग है। यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे 10% प्राइस घटा और एग्जैक्टली 10% बढ़ा। रिलेटिवली, जहां पे 10% प्राइस घटा लेकिन क्वांटिटी 15 या 20%, ठीक है ना। बट ये ओरिजिनल प्राइस 10,000 था, जिसमें 500 क्वांटिटी था, प्राइस घट के 7,500 हुआ, जिसमें क्वांटिटी 700 हुआ। नाउ ये इलास्टिसिटी में कौन सा प्रकार है? यूनिटरी इलास्टिक है, क्या रिलेटिवली इलास्टिक है, क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्या परफेक्टली इलास्टिक है? वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो मेथड है, इलास्टिसिटी का फैक्टर बताता है। 1 के ऊपर रहेगा तो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा, पॉइंट समथिंग में रहेगा तो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा, एग्जैक्टली 1 रहेगा तो यूनिटरी रहेगा, 0 रहेगा तो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, और इंफिनिटी रहेगा तो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। सो अभी इसको समझने के लिए तुमको पहले चेंज करना पड़ेगा। मतलब 10,000 से कितना बदला हुआ? 2,500, 2,500 कम हुआ। ये कितना बढ़ा? 200। नाउ उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, किस चीज का? प्राइस इलास्टिसिटी का। डू यू एग्री? प्राइस इलास्टिसिटी, क्वांटिटी कितना बदलता है प्राइस के बदलने से। तो तुमको याद भी रखना आसान है, चेंज इन क्वांटिटी एज अ रिजल्ट इन चेंज इन प्राइस। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? क्वांटिटी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्राइस। वापिस से एक बार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन क्वांटिटी बेस्ड ऑन चेंज इन प्राइस। नाउ एक आसान तरीका ऐसा है, ये फॉर्मूले का डिराइवेशन मैं तुमको बताता हूँ। ईपी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। और तुम्हारे सामने देखो, इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये फॉर्मूला को कैसे समझना है। ईपी इज इक्वल टू, नाउ ये देखो, चेंज इन क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। चेंज इन डेल्टा मतलब चेंज, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये ओरिजिनल प्राइस है। बट इलास्टिसिटी कब लागू होगा? जब चेंज होगा। जब प्राइस चेंज होगा ही नहीं तो इलास्टिसिटी कैसे होगा? क्योंकि क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? जब प्राइस बढ़ा या घटा। तो इलास्टिसिटी में प्राइस बदलना चाहिए, इसलिए ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये ओरिजिनल प्राइस है। सो चेंज हुआ है ना क्वांटिटी, सो तुम क्या बोलोगे? क्यू क्यू लिखोगे और डेल्टा डालोगे, पी पी लिखोगे फिर डेल्टा डालोगे। समझ में आ रहा है? नाउ और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये एग्री, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, ये जो था डिवाइडेड बाय, उसको मैंने डिवाइडेड का सिंबल डाला, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। नाउ अभी आई कैन ऑल्सो से, ये चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया तो ये इनवर्स हो जाएगा तुम्हारे मैथमेटिक्स में, ठीक है। नाउ तुमको ये जो नंबर्स है, ये बस तुमको इस फॉर्मूले में डालने हैं। नाउ लेट अस चेक आउट फॉर्मूले में कैसे। चेंज इन क्वांटिटी कितना है मुझे बताओ? चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 200 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 500। चेंज इन प्राइस कितना है? 2,500। ओरिजिनल कितना है? 10,000। अब तुम क्या करोगे? सेम फॉर्मूला, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, बस ये करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा 8/5 विच इज इक्वल टू 1.6। 1 के ऊपर है तो क्या होगा? ये रिलेटिवली इलास्टिक। सो ये जो रेशियो या परसेंटेज मेथड है, ये जो आंसर आता है यूजिंग अ फॉर्मूला which is percent change in quantity demanded divided by percent change in price, उससे तुम्हारा इलास्टिसिटी कौन सा प्रकार का है वो बताता है। दिस यूजेस अ फॉर्मूला, इसलिए इसको रेशियो मेथड भी बोलते हैं।
ठीक है ना, या प्रोपोर्शनल मेथड भी बोलते हैं, या परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, या एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ये डॉक्टर मार्शल ने डेवलप किया। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डेफिनेशन पर आधारित है, जहां पे इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस। तो हमने क्या किया, परसेंट चेंज इन प्राइस के हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, लेकिन उसका डिराइवेशन तुमको मैंने यहाँ पे करके बताया। तो डिराइवेशन से तुमको लर्निंग आसान होगा। कैसे करोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। इलास्टिसिटी का क्वांटिटी हुआ पहले और डिवाइड बाय प्राइस, फिर ऐसे मूवमेंट करके मैंने तुमको बताया। लॉजिक सबको समझ में आया? ये सब नो? इफ यस, तो ये तुमको ये छोटा सा एक सम है जो डाल के तुम बताओगे कि इलास्टिसिटी क्या है। सिंस 1.6 है, 1 के ऊपर है, एग्जैक्टली 1 रहा होता तो क्या होता था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आया। सो बेसिकली ये फॉर्मूला यूजिंग ये मेथड यूजिंग अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी एक फैक्टर या एक नंबर लाता है। वो नंबर से तुम आराम से जज करते हो कि इलास्टिसिटी कौन सा है, किस प्रकार का है। सो ये मेथड नंबर 1 था, विच इज फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबको समझ में आया फॉर्मूला और उसका डिराइवेशन जो मैंने यहाँ पे करके बताया? ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। बड़े ध्यान से देखना। अभी तुम दुकान में जाते हो, ठीक है, तुम दुकानदार को पे करोगे, तुम्हारे लिए खर्चा, डू यू एग्री? तो इसलिए इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलेंगे। दुकान के लिए आमदनी है तो इसलिए उसको टोटल रेवेन्यू मेथड बोलेंगे। वो तुमको गुड्स देगा इसलिए इसको प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे। टोटल गुड्स देगा इसलिए टोटल प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे। इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हैं। नाउ ये मेथड समझने के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा। ऐसा सोचो, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे हाथ में 500 रुपए का नोट दिया और तुम्हारा बर्थडे, और बोला कि बर्थडे के लिए कैडबरी तुम खरीद लो 500 रुपए का, ठीक है। नाउ नॉर्मल कैडबरी का दाम 5 रुपया है, ठीक है। तुम्हारे पास कितने का नोट है? 500 रुपया। तुम्हारा बर्थडे, तुम दुकान में जाते हो और बोलते हैं कि तुमको कैडबरी खरीदना है। दुकानदार बोलता है कि 5 रुपए का आज मैं डिस्काउंट में 4 रुपए में दे रहा हूं। अब तुमको कितना, 500 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से कितने कैडबरी आया होता? 100। 505 रुपए की एक कैडबरी, 500 रुपए में कितने कैडबरी आएगा? 100। अब दुकानदार बोलता है 4 रुपया। 100 इंटू 4 400 होता है। लेकिन यंगस्टर लोग के जब हाथ में पैसा आता है, बाकी का पैसा वो फादर को, पेरेंट्स को नहीं देते, तो तुम क्या बोलते हो? 500 रुपया दिया ना, 500 रुपए में जितने कैडबरी आते उतने दे दे। तो तुमने जितना 500 रुपया था पूरा उड़ा दिया, डू यू एग्री? पहले केस में क्वांटिटी बढ़ा दिया, दाम कम हुआ तो तुमने क्वांटिटी बढ़ा दिया, लेकिन पूरा का पूरा 500 रुपया खर्चा कर दिया, बराबर है। कम टू सेकंड केस, तुमने आज तक कैडबरी का दाम कम होते हुए कभी देखा नहीं होगा, कैडबरी का दाम हमेशा बढ़ता ही। सो 5 रुपए का कैडबरी है, 4 रुपया। तुम्हारे मन में एक आइडिया आया, कैडबरी तुमको लेना था 500 के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से तुम कितना लेना चाहते थे? 100। अभी दाम कितना हो गया? 4। तुम बोलते हो ये जिंदगी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, में एक साथ ज्यादा ले लेती हूँ। तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 100 रुपए है, तो तुम 500 का कितना स्पेंड करते हो? 600 रुपया। सो ये डू यू एग्री रिलेटिवली इलास्टिक है, तुमने अपना एक्सपेंडिचर स्ट्रेच कर दिया। पहले तुमने स्ट्रेच नहीं किया, कैडबरी का क्वांटिटी बढ़ा दिया, बट खर्चा उतना का उतना रखा, इसलिए यूनिटरी बोलते हैं। दूसरे केस में तुमने अपना खर्चा 500 से 600 कर दिया। तीसरे केस में वो बोल, तुम दुकान में जाते हो 500 रुपया लेके। तीनों केस में, ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तीनों केस में तुम्हारे पास 500 ही है। दूसरे केस में तुमने 100 रुपया अलग से जेब से निकाल के 600 स्पेंड किया। तीसरे केस में दुकानदार बोलता है कि आज मैं डिस्काउंट में दे रहा हूँ, तुमको लगता है काय को ज्यादा लेने का, तो 500 रुपया जो है तुम्हारे पास, 100 कैडबरी है, 100 इंटू 5 कितना होगा? 500। तो तुम बोलते हो चल 110 दे दे। तो तुमने 500 रुपए का 440 स्पेंड किया, डू यू एग्री? तुमने कम स्पेंड किया जो तुम्हारे पास पैसा था, तो डू यू एग्री रिलेटिवली क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में मैं तुमको बताना चाहूंगा। याद रखो, टोटल रेवेन्यू या आउटले या तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर या दुकानदार के लिए प्रोडक्ट
या दुकानदार के लिए रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू मेथड या टोटल प्रोडक्ट मेथड में तुम्हारा जो खर्चा है, जो तुम खर्चा करते हो उसके पर है। तुमने 500 रुपए सोचा था, 500 रुपए खर्चा किया, तो डू यू एग्री? ये कौन सा है? यूनिटरी। देखो 500 रुपया, दाम कम हुआ लेकिन तुमने 500 रुपया पूरा स्पेंड किया, तो पहला कौन सा ग्राफ है? यूनिटरी। तुमने 500 रुपया ना बढ़ाया ना घटाया, क्वांटिटी बढ़ाया। इस ग्राफ में तुम बोलोगे क्वांटिटी नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ये तुम्हारे खर्चे का मेथड है। प्राइस कम हुआ लेकिन तुमने पूरा 500 रुपया खर्चा किया, इसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी मेथड। दूसरे केस में ये कौन सा है? यूनिटरी है। दूसरे केस में 500 रुपया था, कैडबरी का दाम कम हुआ, तो तुमने क्या किया? अपना खर्चा 500 का कितना कर दिया? 600। डू यू एग्री? तुमने अपना दुकानदार का रेवेन्यू या तुम्हारा खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक। क्यों इलास्टिक? प्राइस कम हुआ तो तुमने अपना स्पेंडिंग बढ़ा दिया। कम टू द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ? प्राइस घटा लेकिन तुमने अपना खर्चा 500 का क्या कर दिया? कम कर दिया, 440। ये प्राइस घटा और तुमने अपना खर्चा भी कम कर दिया, ये डू यू एग्री? इनइलास्टिक होगा, बराबर है। तो 3 केसेस है। तुम्हारे पास 500 रुपए है, दुकान में यदि दाम कम हुआ, तुमने एग्जैक्टली 500 स्पेंड किया, क्वांटिटी बढ़ा के, वो यूनिटरी होगा। लेकिन ऐसा भी होगा कि दाम कम हुआ है और तुमको लगता है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ज्यादा लेने का, क्योंकि दाम वापस कम नहीं होगा, तो तुम अपने जेब से और 100 रुपए निकाल के एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हो तुम्हारा एक्सपेंडिचर या दुकानदार के लिए रेवेन्यू, जो उसने सोचा है 500 से ज्यादा मिल रहा है, या जो तुम खर्चा करना चाहते हो 500 से ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो। कभी कभार तुम जाते हो शॉप पे, तुमको डिस्काउंट मिलता है, हो सकता है तुम घर पे पार्सल भी लेकर आओ क्योंकि जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा हुआ रहेगा, होता भी है कि उस हैप्पी आवर्स हो या कभी सडन डिस्काउंट शुरू हो जाए। जैसे आज 9 बजे रात को टाटा क्लिक में मैंने कुछ देखा, ऐप में सुपर डिस्काउंट है। सुपर डिस्काउंट में तुम्हारा बजट है 5000, तुम बोलोगे ये वापस आएगा नहीं, तो हो सकता है तुम 6-7 हजार स्पेंड कर दो। तो ये वो कौन सा होगा? इलास्टिसिटी होगा, क्योंकि तुम अपना खर्चा एक्सपांड कर रहे हो। लेकिन इन इलास्टिक में तुम बोलते हो कि 5000 में 5 शर्ट से दाम उसने सपोजली 800 कर दिया, तो तुम्हारा 4000 में काम हो रहा है, तो तुम 5 ही शर्ट ले रहे हो, 1000 रुपया कम खर्चा कर रहे हो। दैट इज व्हाट इन इलास्टिक। सो डिपेंड करता है इंसान में, ये तीनों पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। एक ही 500 रुपए में अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्ट करेंगे। जो यंगस्टर सोचते हैं पापा ने दिए ना, वापिस तो मांगेंगे नहीं, चलता है, तो ज्यादा उतना पूरा उड़ा देंगे 500 रुपए। कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया स्कीम मिला है, वापिस मिलेगा नहीं, अगले साल का कैडबरी काम में आएगा, तो ज्यादा खर्चा करता है। तीसरा वाला बोलता है कि बर्थडे में 100 लोग आने, चल ज्यादा से ज्यादा 10 बढ़ा देते हैं, फिर भी पैसा बच रहा है। सो तीनों ऑप्शन वैलिड है। 3 कौन से एक्सपेंडिचर में पॉसिबिलिटी है? एक यूनिटरी, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। यूनिटरी में तुमने 500 रुपया सोचा था, 500 रुपया खर्चा किया। इलास्टिक में 500 रुपया तुमको खर्चा करना था, तुमने 600 कर दिया। इन इलास्टिक में 500 खर्चा करना था, तुमने कम किया, 450, 440, 400, वो क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। सो इस मेथड को क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू या आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड। तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ करके ये इधर एग्जांपल्स भी दिए, और यही मैंने पीपीटी में भी दिखाया है। समझ में आया ये सर? नो? आखिरी मेथड, उसके देखो ये ग्राफ्स भी तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिए। बेटा तीसरा मेथड ना सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। ये मेथड एग्जाम में काफी आता है और ये ग्राफ बेस्ड है। इफ यू चेक आउट, पहला डेफिनेशन जो था रेशियो और प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड, वो फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है ना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। जो दूसरा मेथड था एक्सपेंडिचर, वो तुम्हारे खर्चा बेस्ड था। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक ग्राफ ड्रॉ करूं और तुमको बोलूं ये देखो ई, पॉइंट ई में इलास्टिसिटी क्या है? ग्राफ में इलास्टिसिटी पहले 2 मेथड्स में नहीं था। परसेंटेज फॉर्मूला बेस्ड था, एक्सपेंडिचर खर्चा बेस्ड था, ठीक है ना? बट इफ आई आस्क यू एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट आर है, उसमें इलास्टिसिटी क्या होगा? या मैं तुमसे पूछूं कि दूसरे पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या होगा? या सिंपल सा मैं तुमको एक आइडिया बताता हूं भाई। पॉइंट नंबर आर जो है, जो कर्व है, ये कर्व को क्या बोलेंगे? ए बी। ये कर्व कौन सा है? ए बी। ए बी में एक पॉइंट है आर। मैं पूछूंगा बच्चों पॉइंट आर का इलास्टिसिटी क्या है?
यूनिटरी है, क्या रिलेटिवली इलास्टिक है, क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर कर्व। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, यदि मैं तुमको पूछूं आर, मैं तुम्हारे सामने बताता हूं, तुमको आर पॉइंट में इलास्टिसिटी चाहिए, तो ये जो आर पॉइंट है और नीचे का पॉइंट कौन सा है, बी, इसको लोअर सेगमेंट बोलते हैं, इसको अपर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एक फॉर्मूला है आर बी, जो लोअर सेगमेंट है आर बी ऊपर लिखते हैं, अपर सेगमेंट आर ए नीचे लिखते हैं। सो लेट अस एज्यूम आर बी कितना होगा, 1 इंच होगा, या इफ आई एम टू पुट इट 3 सेंटीमीटर, क्या 2 सेंटीमीटर होगा, क्या लगता है तुमको, 2 सेंटीमीटर होगा। सो आर बी 2 सेंटीमीटर है और आर ए 2 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक। और मैं यहां से ड्रॉ, सॉरी इसको मैं अंडू कर दूं, यहां से मैं एक स्ट्रेट ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा। बट मेरा एक और सवाल तुमसे है, इफ मैं तुमको यहाँ पे पॉइंट एस कर दूं और पूछूं पॉइंट एस में मुझे इलास्टिसिटी बताओ क्या है, तो तुम फॉर्मूला क्या लिखोगे, एस बी, ठीक है, अपॉन एस ए। नाउ टेल मी, एस बी का ये 1 सेंटीमीटर होगा, डू यू एग्री, और एस ए का 3 सेंटीमीटर करीबन होगा, डू यू एग्री। आंसर कितना आएगा, 0.33, 0.33 मतलब 1 से कम, तो ये क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, 1 से कम है ना। सो पॉइंट एस होगा रिलेटिवली रिलेटिवली, माउस से लिख रहा हूं मैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा पॉइंट एस, ठीक है। तो इस प्रकार से एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व ये निकाला जाता है, ठीक है ना। सो इसका फॉर्मूला है, ये बिलो सेगमेंट आरबी को बिलो सेगमेंट बोलते हैं, आर ए को अबव सेगमेंट बोलते हैं। ये सेगमेंट ए बी है, या बिलो द पॉइंट बोलना चाहिए, आर के नीचे का पॉइंट को लोअर बोलेंगे, आर ए का अपर बोलेंगे, तो इससे हम निकाल सकते हैं। समझ में आया। और इसी प्रकार से तुम्हारे सामने आई कैन फाइंड आउट फॉर एनी पॉइंट, और एक कॉमन सेंस भी है, देखो ऐसा है, एक कॉमन सेंस है, कभी भी सेंटर में रहेगा, मतलब इक्वल होगा दोनों भाग 10-10%, तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। और मैंने बताया था जब प्राइस ज्यादा रहता है तो तुम प्राइस सेंसिटिव ज्यादा रहते हो आईफोन के, इसलिए जो मिड सेगमेंट है विच इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर हमेशा रिलेटिवली इलास्टिक होगा। ये जो ए आर का पॉइंट है ना, मिड पॉइंट के ऊपर जो एस है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, जब प्राइस ज्यादा रहता है तो तुम प्राइस सेंसिटिव ज्यादा रहते हो, इसलिए मिड पॉइंट के ऊपर हमेशा रिलेटिवली इलास्टिक रहता है। और एल जो पॉइंट है, डू यू एग्री, या याद है एक मेरा ड्राइंग था, इसमें परफेक्टली इलास्टिक में एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, सो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक, ये पॉइंट ए में। और याद है मैंने जो तुमको बताया था, मिड पॉइंट के नीचे ऑलरेडी प्राइस कम है, तुम दुकान में जाते हो, 500 रुपए का शर्ट लेना है, ऑलरेडी दाम 200 रुपया है, तो तुम 200 का बार्गेन ज्यादा करोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये पॉइंट एल क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, क्या इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक। सो प्राइस जब कम होता है तो लोग प्राइस सेंसिटिव कम रहते हैं, ऑलरेडी प्राइस कम है, लेकिन प्राइस ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहता है। और याद है मैंने बताया था तुमको, ये व्हेन द क्वांटिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड, एक स्ट्रेट लाइन बताया था, तो ये बी पॉइंट क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब विच इज इक्वल टू 0, डू यू एग्री, इट इज इक्वल टू 0, मतलब तुम एक ही कर्व में मिड पॉइंट क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू 1, या ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ऑलवेज प्राइस इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट के ऊपर देगा तो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक। यदि वाई एक्सिस में ए है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, मिड पॉइंट के नीचे होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक, जो इनइलास्टिक, जो कि पॉइंट एल है, और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में पी है तो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये कौन सा है, परफेक्टली इलास्टिक। अभी क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, डू यू एग्री, सो इसको ज्योमेट्रिक मेथड स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं। बट देयर कैन आल्सो बी सिचुएशन वेयर देयर इज एन आर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर है। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा, नॉन लीनियर में ये डीडी करके नॉन लीनियर कर्व है, उसमें पॉइंट आर का इलास्टिसिटी क्या, स्ट्रेट लाइन में तो निकालना आसान था, लेकिन व्हाट अबाउट जो नॉन लीनियर है, जो आर्क में है। सो ऐसे केस में जब तुमको मैंने पूछा आर में,
तुम बोलोगे हाँ सर अभी बताते हैं। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो आर का पॉइंट है एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे, इस लाइन को काटोगे नहीं, सिर्फ ये पॉइंट को टच करते हुए ए और बी बनाओगे, और फिर अपना जो फॉर्मूला था पिछले स्लाइड में, जो ये आर बी क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय आर ए अपर सेगमेंट, उससे पता चल जाता है, निकाल सकते हैं। सो इफ इट इज अच्छा मैं तुमसे पूछूं बेटा, मुझे इस पॉइंट का इलास्टिसिटी बताओगे क्या है ये पॉइंट का, तो तुम क्या करोगे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो कि एक ऐसे जाएगा, फिर ये पॉइंट सपोजिटली इफ आई कॉल सी, आई कॉल दिस ई, सी ई डिवाइडेड बाय इसको मैं आर रखूं, सो नहीं आर तो ऑलरेडी है, पी पी एम रखता हूं, चलो कोई बात नहीं, सी ई डिवाइडेड बाय सी एम रखूं तो भी चलेगा। तो वैसे भी समझ में आता है मिड पॉइंट के नीचे तो क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो तुमको जब एक्सपीरियंस आएगा तो तुमको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, मिड पॉइंट के नीचे तो इलास्टिसिटी बढ़ता है कि घटता है, घटते जाता है ना, सो रिलेटिवली इनइलास्टिक होते जाता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कम है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स कम ही होगा, प्राइस ज्यादा है मिड पॉइंट के ऊपर तो तुम्हारा इलास्टिसिटी बढ़ते जाएगा, तो तुम्हारा सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगा। क्या सबको समझ में आया, ये तुम्हारा आर्क इलास्टिसिटी था। एग्जाम में ग्राफ के बिना तुमको कोई मार्क्स मिलना नहीं है। ये देखो ज्योमेट्रिक मेथड का पॉइंट इलास्टिसिटी आर में, आर बी जो है लोअर सेगमेंट है, आर ए अपर सेगमेंट है। तुम एक चीज याद रखना, गलती मत करना, गलती कैसा होगा बच्चों से, इसको अपर मानते हैं इसको लोअर, तो गलती से डिवाइड बाय यू अपॉन लोअर, एल है यू अपॉन एल, जबकि फॉर्मूला लोअर अपॉन अपर है, समझ में आया, ये गलती मत करना एग्जाम में। और उसके बाद तुम्हारा फॉर्मूला दे दिया मैंने, फिर उसमें और भी दो मेथड्स है, लेफ्ट साइड का ग्राफ, राइट हैंड साइड का ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड में तुमको बता दिया, और राइट हैंड साइड के ग्राफ में एट पॉइंट आर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आर बी डिवाइडेड बाय आर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से कितने इलास्टिसिटी के मेथड्स है, तीन। कौन से तीन मेथड्स है, पहला क्या था, परसेंटेज या रेशियो या प्रोपोर्शनल मेथड, दूसरा कौन सा मेथड था बेटा, दूसरा टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल प्रोडक्ट या सिर्फ प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड। उसमें भी सब दो टाइप से आगे, कौन से, आर्क मेथड है ना, ये आर्क है, तुमको फॉर्मूला में लिखना है ज्योमेट्रिक, इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि इसमें ग्राफ भी है, फॉर्मूला भी है, आर्क मेथड भी है। इफ यू आर एबल टू राइट डाउन द ग्राफ्स यू विल गेट फुल मार्क्स, बिना ग्राफ के को 5 में से 1 ही मार्क देगा। तो तीनों मेथड समझ में आया, तो ये था मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।